हेलो दोस्तों। तो हम अहमदाबाद 24 तारीख को आए थे, सुबह ही आए थे। और 24, 25, 26, 27 आज 28 है। तो कंटिन्यूसली हम यहाँ रह रहे हैं। और जिस घर में हूँ वो हमारे छोटे भाई हैं, बहुत ही प्यारे लाडले इंसान अंशु अग्रहरी का है, जो यहीं रहते हैं अहमदाबाद में। और उनसे हमारी मुलाकात 2013 में इलाहाबाद में हुई थी। तब से हम लोग आपस में जुड़े हुए हैं और हमेशा बात करते रहते थे आगे के बारे में, फ्यूचर के बारे में, हर चीज़। तो फिर हम यहाँ पर आए और यहाँ हमारा एक उद्देश्य था कि हमारा एक खुद का एक ब्रांड लॉन्च करना चाह रहे थे। तो उसी सिलसिले में आए थे, बात करने, मिलने, हर चीज़। तो उनके घर में हम रहे और उन्होंने निफ्ट का एग्ज़ाम दिया था 2013 के आसपास। और फर्स्ट टाइम तो नहीं हुआ था, बट सेकंड टाइम उन्होंने फिर ट्राई किया और फिर जब जाके उनका सिलेक्शन हो गया। और तब से वो अहमदाबाद में ही है और हम उनके यहाँ घर में रहे, हमें बहुत अच्छा लगा। और उनके घर में एक चीज़ ये देखने को मिली ना कि उनके जो आइडियाज़, सोच, एक क्रिएटिविटी जो इंसान होता ना, तो उनके घर में वैसे क्रिएटिविटी चीज़ें होती हैं और वैसे उनका बात करने का तरीका होता है। तो आज हम अंशु अग्रहरी से बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि वो कैसे निफ्ट में ट्राई करे, कैसे कि कॉलेज में एक एडमिशन लिए और उनका आगे का क्या प्लान है। और वो सब चीज़ें, क्रिएटिविटी जो चीज़ें उनके हम यहाँ देखेंगे घर पे, तो उनके बारे में जानेंगे कि ये सब चीज़ें कैसे बनाई। क्योंकि होता क्या है ना कि कुछ लोग होते हैं ना, नॉर्मल पढ़ाई करते हैं, और कुछ होते हैं जो क्रिएटिविटी चीज़ों में जाते हैं और उनके दिमाग में कुछ हट के चीज़ें होती हैं, वो समाज से कुछ हट के करना चाहते हैं। तो अंशु अग्रहरी ऐसे ही थे कि जो कुछ हट के किए, क्योंकि उनके फैमिली या बैकग्राउंड में ऐसा कुछ नहीं था कि निफ्ट में जाना है और मुझे एक डिज़ाइनर बनना है, समथिंग ऐसा कुछ नहीं था। वहाँ के उनके माँ बाप असल में जानते भी नहीं कि निफ्ट होता क्या है, क्या चीज़ें होती हैं। और वो एक इलाहाबाद के पास में एक गांव है, वहाँ से हैं। और उनके फादर है ना, वो टी स्टॉल चलाते हैं और उनकी माँ गृहिणी हैं। तो कैसे उनने यहाँ तक का सफ़र तय किया और कितनी मुश्किलें जो उन्हें फेस की, और तब जाके अभी एक मुकाम में पहुँचे हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो चलते हैं, मैं आज अंशु अग्रहरी से आपकी बात कराते हैं। देखिए अंशु जी इसमें काम कर रहे हैं और शायद कुछ लैपटॉप में कुछ वर्क कर रहे हैं। तो हेलो अंशु जी। हाय। तो ये अंशु जी, और हम इनसे बात करते हैं और इनके बारे में जानते हैं। और ये भी समथिंग कुछ ज़्यादा एडोप्री में कुछ काम कर रहे हैं, तो हम इनको जानते हैं, इनके बारे में, इनके लाइफ के बारे में। अंशु जी, आप ये बताइए कि आपका सफ़र इलाहाबाद से यहाँ तक का कैसे रहा और आपने निफ्ट में कैसे एंट्री की, कैसे एंट्रेंस एग्जाम दिए, कैसे आपका इसमें सिलेक्शन हुआ। ओके, तो कहानी स्टार्ट होती है आफ्टर जब स्कूल से मैं पास हुआ, तो मैं नवोदय विद्यालय का एक स्टूडेंट हूँ। तो एलुमनाई कह सकते हैं आप कि मैं एक नवोदय विद्यालय एलुमनाई हूँ। तो 2011 में मैंने नवोदय विद्यालय से स्कूल कंप्लीट किया अपना। तो इलाहाबाद में उस समय क्या था कि डिज़ाइनिंग का स्कोप नहीं था हमारे जितने भी बैचमेट्स थे। या उस समय बात करूँ मैं 2011 की, तो पूरा माहौल ही ऐसा था, जो भी या तो साइंस पढ़ा हुआ इंसान या तो मैथ्स लेता था या बायो लेके वो डॉक्टर और मेडिकल पीएमटी के लिए जाता था या तो इंजीनियरिंग के लिए जाता था। मैंने भी इंजीनियरिंग के लिए अप्लाई किया था। बट क्या हुआ कि जब वो इंजीनियरिंग का एग्ज़ाम जब पास आने लगा तो क्लैरिटी भी आना धीरे से शुरू हुई कि नहीं, मतलब मुझे ज़िंदगी भर इंजीनियर बनना है कि नहीं। मतलब एक विजुलाइजेशन होता है कि अब 5 साल बाद एक क्वेश्चन पूछते हो जब आप आईआईटी के लिए बैठते हो या पीएमटी के लिए बैठते हो कि 5 साल बाद क्या मैं एक डॉक्टर के रूप में खुद को देखता हूँ या इंजीनियर के रूप में। तो मैं इंजीनियर के रूप में नहीं देख रहा था खुद को, मैं एक क्रिएटिव इंसान के रूप में देख रहा था खुद को, जो हर रोज़ कुछ नया सीखे, हर रोज़ कुछ करे, हर रोज़ एक डिफरेंट करे चीज़ें लोगों से। तो उस समय विजुलाइज़ किया और लगा कि नहीं, इंजीनियर नहीं बन सकता मैं। तो क्या था, तो फिर आया कि मुझे क्या पसंद है। तो मुझे जुगाड़ पसंद था, मैं जुगाड़ करना चाहिए, नई क्रिएट करना, घर पे छोटी छोटी चीज़ें का इधर उधर यूटिलाइजेशन करके कुछ नई चीज़ें क्रिएट करना, ये सारी चीज़ें मुझे पसंद थी। तो मैंने कहा कि क्यों ना करियर इसी फील्ड में बनाया जाए जिसमें मुझे मज़ा भी आए काम करने में, और फिर जब जिस चीज़ के आपको काम करने के पैसे मिले और आपको मज़ा भी आए, उससे बेस्ट करियर ऑप्शन हो नहीं सकता। तो मैंने खुद को ढूंढा कि नहीं, क्रिएटिव फील्ड इज़ द बेस्ट ऑप्शन फॉर मी एंड आई कैन गो फॉर इट। तो मैंने डिसाइड किया कि नहीं, अब
क्रिएटिव फील्ड में करियर बनाना है। तो उस समय इतना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन था नहीं। एक मेरे सीनियर थे जो निफ्ट से अपैरल कर रहे थे, तो वो कॉलेज में उस समय विजिट पे आए थे, तो उनका इन्फ्लुएंस कह लो। और उस समय 3 इडियट आई थी एक मूवी, उसी टाइम पे जब मैं 11th-12th में था। तो उसने काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट किया मुझे कि नहीं, कि पैशन के पीछे भागो और जिस चीज़ में बेस्ट हो वो करो। मैं ज़बरदस्ती इंजीनियर बन के क्या ही कर लेता। तो फिर उन सारी चीज़ों ने मुझे मोटिवेट किया कि नहीं, अप्लाई करूँ मैं निफ्ट के लिए। खासा इन्फॉर्मेशन नहीं था, कुछ पता नहीं था, क्योंकि उससे पहले किसी ने अप्लाई नहीं किया था। तो समझो कि अंधेरे में तीर चलाने जैसा था। बट हाँ, कुछ अलग करना था तो भाई चैलेंज लेना था, रिस्क लेना था। देखते हैं, करते हैं क्या हो पाता है। तो फर्स्ट अटेम्प्ट दिया, नहीं हो पाया क्योंकि गाइडेंस नहीं थी। स्कूल के लास्ट में था मेरा, जब बोर्ड आने वाला होता है उसके पहले फरवरी में एग्ज़ाम था। फरवरी 2011 में मैंने दिया, मेरा नहीं हुआ। तो लगा कि यार आगे कैसे, तो हिम्मत नहीं हारा। मैं कहा चलो एक बार और ट्राई करते हैं, इस बार इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे। तो हो गया, फ़ोन के थ्रू गूगल था, गूगल से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके धीरे धीरे खुद से ही सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की, पेपर वगैरह ड्राफ्ट करने शुरू किए, हैंड ड्राइंग खुद से सीखी यूट्यूब से देख देख के, जुगाड़ कर करके। उस समय 2G नेट चलता था, तो फ़ोन सैमसंग चैम का मेरा फ़ोन था, उसमें किसी तरह यूट्यूब पे मैं सब देखता था, फॉर्म वगैरह डाउनलोड करता था, चीज़ें करता था। करते करते फिर मैंने 2014 में मैंने अटेम्प्ट किया, ठीक है, मतलब 2014 वाले में। 2011 वाला किया, फिर 2 साल घर वालों ने कहा कि नहीं, अब गाइडेंस ही नहीं है तो क्या ही करोगे, कोचिंग कराने के भी पैसे नहीं है। तो मैंने कहा चलो ठीक है, आप जो बोलो मैं वो करूँगा। तो उन्होंने BA में एडमिशन करवा दिया। तो BA करने लगा, लेकिन अंदर से ये था कि नहीं यार, BA चलो कर रहे हैं घर वालों के लिए, बट बनना तो कुछ और है। तो साथ में बैकग्राउंड में छुप छुप के मैं प्रिपरेशन करता रहा अपनी, फ़ोन के थ्रू इंटरनेट पैक करवा लेता था 20 वाला, उसमें मेरा 3 दिन मिलता था। 3 दिन मैंने पढ़ लिया इस तरह, ठीक है, यूट्यूब देख लिया, कुछ ऐसे सीख लिया। फिर वो 3 दिन जो सीखा है उसको पूरे वीक 10 दिन 12 दिन तक उसको मेहनत किया। फिर घर वालों से 20 रुपये मांगे, फिर रिचार्ज डलवाया वोडाफोन का, फिर उसको पढ़ा मैंने। तो इस तरह करते करते 1 साल निकाले। फिर ठीक है, फिर लगा कि हाँ अब थोड़ा कुछ हो गया है। फिर ऐसे धीरे धीरे लोग मिले, ठीक है, उन्होंने थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन दी। करते करते ऐसे फिर मैंने निफ्ट एग्ज़ाम दिया, और फिर मेरी ऑल इंडिया रैंक आई थी 117, 117 रैंक आई थी मेरी जनरल में। तो फिर घर वालों को भी लगा कि नहीं, अब बंदा अपने से पढ़ के अगर इतना रैंक ला सकता है तो वी शुड मोटिवेट हिम। पैसे वैसे कहें कि है नहीं, तो एजुकेशन लोन लिया किसी तरह करके मैंने, फिर निफ्ट में अप्लाई किया, निफ्ट में गया पढ़ने, गांधीनगर में आया। 4 साल अपनी फैशन डिज़ाइनिंग कंप्लीट की मैंने। फिर फैशन डिज़ाइन में था तो सिनेमा में इंटरेस्ट आ गया, कॉस्ट्यूम वगैरह बनाता था मैं। तो कॉस्ट्यूम से फिर करेक्टर में इंटरेस्ट आया, करेक्टर से कहानी में आया, कहानी से सिनेमा में आया। फिर निकला वहाँ से, जॉब मैंने ज्वाइन की, और फैशन डिज़ाइनर की जॉब फिर मैंने ज्वाइनिंग नहीं की। मेरा जब सिनेमा में इंटरेस्ट आ गया तो मैंने कैमरा वगैरह ख़रीदा पहली सैलरी से, और फोटोग्राफी शुरू की। तो फोटोग्राफी से शुरू किया, धीरे धीरे इंटरेस्ट आने लगा। फिर धीरे धीरे फ़ोटो एडिटिंग शुरू की, फ़ोटो एडिटिंग की। फिर कंपटीशन वगैरह में फ़ोटो भेजने लगा, रिस्पांस अच्छा आया। फिर धीरे धीरे साथ में मैं पढ़ाता रहा। एज अ टीचर की ज्वाइनिंग, जॉब एज अ टीचर में ज्वाइन हुआ। फिर धीरे से मेरा प्रमोशन हुआ, एज अ प्रोफेसर बना, मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ाया। फिर धीरे धीरे साइमल्टेनियसली सीखता रहा, वीडियो एडिटिंग सीखी, सारे सॉफ्टवेयर सीखे। धीरे धीरे 3 साल मैंने दिया खुद को। फिर FTIA के लिए 2019 में अप्लाई किया, फिल्म डायरेक्शन यानी स्क्रीन प्ले में। तो 2020 में मेरा एग्ज़ाम था, तो फर्स्ट अटेम्प्ट दिया मैंने FTIA का, तो 2 नंबर से रह गया मेरा FTIA में। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, फिर हिम्मत नहीं हारी, फिर जॉब छोड़ दी मैंने उसके बाद। फिर 1 साल मैं एज अ विजुअल डिज़ाइनर एक कंपनी का क्रिएटिव हेड रहा। उनके पूरे क्रिएटिव समझे, सोशल मीडिया डिज़ाइन, ये सारी चीज़ें, ऐड प्रमोशन, ये सारी चीज़ें सीखी पिछले 1 साल में। और फिर अभी एज अ फिल्म मेकर मैं काम कर रहा हूँ, ऐड फिल्में बना रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कि कुछ बढ़िया अचीव करूँ, कुछ अलग, जिस चीज़ के लिए निकला हूँ। कुछ 18 साल हो गए मुझे घर से निकले, तो कुछ 18 साल के बाद कुछ एक जब वापस जाऊँ तो कुछ लेके जाऊँ कि जो बाकी लोगों को मोटिवेट करे, कि बाकी मेरी जो जनरेशन है जो गांव में अभी भी उनको लगता है कि नहीं भाई नहीं किया जा सकता, हम वहीं रह जाएंगे, उनके लिए एक मोटिवेशन है कि नहीं भाई अगर सोचोगे तो तुम भी आ सकते हो, और बहुत लंबा सफ़र बाकी है आगे करना, वो भी तय कर सकते हैं, ऐसा कुछ है नहीं। जब आपने निफ्ट ज्वाइन किया था तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी थी? लोग कहते नहीं कि समथिंग कुछ डिफरेंट ट्रैक में जाता है लोग, तो आस पास पड़ोस के लोग आपको डिमोटिवेट करते हैं और बहुत सारे प्रॉब्लम आती हैं, तो आपने क्या क्या प्रॉब्लम फेस की? देखो, बीइंग अ बॉय, ठीक है, और बीइंग अ साइंस स्टूडेंट, मैंने 12 साल ज़िंदगी के साइंस पढ़े। मैंने मैथ, कंप्यूटर साइंस और फिजिक्स केमिस्ट्री ली थी अपनी 12th में। तो जब आप 12 साल एक ही फील्ड में ट्रेन होते हो, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट साइंस है,
अभी तो आर्ट्स ह्यूमैनिटीज़ वगैरह कॉमर्स वगैरह है, बट जब आप एक रेपुटेड स्कूल से होते हो तो ज़्यादातर मतलब यूपी बिहार जैसी ऐसी जगह है कि साइंस वालों को ज़्यादा वैल्यू दी जाती है शुरू से ही, तो वही दिमाग में भरा गया था। तो साइंस से हो, फिर अगर आप फिर 12th तक साइंस पढ़ के, कंप्यूटर साइंस जैसी चीज़ें पढ़ के फिर आप कह रहे हो कि मुझे फैशन डिज़ाइनिंग करनी है, तो फैशन डिज़ाइनिंग को उस टाइम पे टेलरिंग जॉब की तरह ट्रीट किया जाता था और ऐसा माना जाता था कि सिर्फ लड़कियाँ ही जाती हैं। और सच है, क्रिएटिव फील्ड में हमारी जगह पे हमारे फैशन डिज़ाइनिंग फील्ड में 90% लड़कियों का पॉपुलेशन है, बट एक स्टीरियोटाइप तोड़ना था उनका कि नहीं भाई ऐसा कुछ है नहीं, अगर लड़कियां इंजीनियरिंग कर सकती हैं, डॉक्टर बन सकती हैं, पायलट बन सकती हैं, तो लड़के भी फैशन डिज़ाइन कर सकते हैं, क्यों नहीं? इसमें क्या, क्रिएटिविटी तो मेल फीमेल जेंडर देख के थोड़ी आती है, जेंडर बायस तो होती नहीं क्रिएटिविटी, वो तुम्हारे अंदर हो सकती है, मेरे अंदर हो सकती है। हाँ, मेरा थॉट प्रोसेस अलग होगा चीज़ों को सोचने का, मेरा अपना जॉनर है, मैं उस जॉनर में काम करता हूँ, तो वो सारी चीज़ें उन लोग को नहीं समझ में आती थी उस समय पे, तो बहुत डिमोटिवेट किया। 3 साल तक मुझे निफ्ट ज्वाइन नहीं करने दिया, उसी 3 साल में बीए भी करवा दिया कि नहीं बीए कर लो, इंजीनियरिंग कर लो, कुछ भी कर लो, बट फैशन डिज़ाइनिंग मत करो। और फैशन डिज़ाइनिंग कोर्स ऐसा है क्रिएटिव कोर्स की, अगर आप प्रीमियर कॉलेज से पढ़ना चाहते हो, जैसे निफ्ट एनआईडी है, ये गवर्नमेंट है बट इनकी फ़ीस तो भी बहुत ज़्यादा है। तो आप एक बार सोचते हो, माँ बाप भी सोचते हैं कि 3-4 साल का जो बैचलर कोर्स है उसमें कुछ 12 से 15 लाख रुपए लग जाते हैं, तो आप कहाँ से लाओगे? तो एक तो वो सबसे बड़ी चीज़ होती है कि आप अपनी इकोनॉमी बैलेंस करो। जैसे मैंने कहा कि ठीक है आप मुझे पढ़ा दो, बाकी कमा के मैं उसको रीपे करूँगा। फिर मैं 3 साल कमाया, जॉब किया, मैंने सारे लोन रीपे किया, तो ये आप कर सकते हो अगर आप करना चाहते हो। तो ऐसा कुछ है नहीं कि आप नहीं कर सकते, आप लोन वगैरह लो, रीपे करो, ताकि माँ बाप के ऊपर भी प्रेशर ना आए। तो वो सारी चीज़ें थी, डिमोटिवेशन था, आस पड़ोस वाले आते थे, जब अगर सामने वालों को आपका कॉन्सेप्ट ना समझ में आए ना, तो देखो या तो वो हाथ खड़े कर देगा कि चलो कोई बात नहीं, छोड़ के चला जाएगा, या तो आपको डिमोटिवेट करना शुरू कर देगा। सही बात। और उस टाइम पे ऐसा था कि डिमोटिवेशन ज़्यादा था, क्योंकि लोगों को समझ के बाहर था कि ये करना क्या चाहता है, फैशन डिज़ाइन क्या है। फैशन डिज़ाइन को मॉडलिंग से समझते थे कि मॉडलिंग करना चाहता है, लेकिन फैशन डिज़ाइनिंग समथिंग एल्स। आप डिज़ाइन करते हो, कुछ लोग टेलरिंग समझते हैं, लेकिन नहीं, डिज़ाइनिंग इज समथिंग एल्स। आपके अंडर टेलर्स काम करते हैं, आपको बस थॉट अपना यूज़ करना होता है। इट्स ऑल अबाउट द विजुअलाइजेशन, कि आप क्या सोचते हो, सोच के आप टेलर को बताते हो, वो टेलर करता है। लेकिन उस समय मिसकंसेप्शन था कि फैशन डिज़ाइनर है तो टेलरिंग करेगा, नहीं, थॉट प्रोसेस अलग होता है, हमको अलग तरीके से डेवलप किया जाता है निफ्ट जैसे डिज़ाइन कॉलेजेस में। जैसे आपने देखा कि ये इतनी लंबी दूरी अंशु जी ने तय की है, तो इसके बीच में बहुत सारी प्रॉब्लम होंगी और ये चीज़ें इतनी आसान नहीं होती, क्योंकि उसके बीच में ना बहुत सारे प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, इंसान टूट जाता है। लेकिन अंशु जी ने हिम्मत नहीं हारी और लगातार बढ़ते गए, और ऐसे ही लोग दुनिया में नाम करते हैं, कुछ अलग हट के करते हैं। जबकि हमारे गांव या किसी भी एरिया में देखा जाए तो ज़्यादातर बोलेंगे कोई जॉब पकड़ लो या दुकान खोल लो, तो उसी में वो अपना जीवन व्यतीत कर देते हैं। बट कुछ जीवन में अलग करना एक आपका सपना होता है, और एक जैसे पैसन होता है ना, हम पैसन के पीछे कोई भागते हैं ना, तो जब वो काम करते हैं ना, तो हमको एक सुकून मिलता है। पैसे जरूर कम मिलते होंगे या कुछ भी है, तो एक अपने को सुकून मिलता है। लेकिन इसके साथ साथ पैसा भी कमाया जा सकता है अगर आपकी अच्छी प्लानिंग है। तो हमें अंशु जी से सीखने को काफ़ी मिला। और अंशु जी, हम ये पूछना चाहते हैं कि अगर आप दूसरों को अगर गाइड करना चाहते हैं कि लोगों को जो ऐसा जो निफ्ट का तैयारी करना चाहते हैं या आना चाहते हैं, तो वो क्या करें? ओके, तो अगर आप निफ्ट में आना चाहते हैं तो पहले तो आप मेंटली प्रिपेयर हो कि क्या आप करना चाहते हो। पहले तो किसी भी गहराई में किसी भी गहराई का पहले आप अंदाज़ा लाओ कि गहरा कितना है। तो पहले फील्ड को जानो, समझो, थोड़ी रिसर्च करो, अवेलेबिलिटी है गूगल करो कि डिज़ाइन में भी बहुत सारी फील्ड्स है। जैसे बेसिक लोगों को पता होता है, कोई मैंने बोला डिज़ाइन है तो ग्राफिक डिज़ाइन फेमस है, फैशन डिज़ाइन फेमस है, लेकिन अगर आप डिज़ाइन खोलोगे तो कम से कम नहीं तो 17 से 18 फील्ड्स है जिसमें आप एक्सप्लोर कर सकते हो, खुद को फिट पा सकते हो। पहले तो खुद को फिट करो कि कौन सा डिज़ाइन, अगर डिज़ाइन करना चाहते हो, फैशन डिज़ाइन है, एसेसरी डिज़ाइन है, टेक्सटाइल डिज़ाइन है, ऑटोमोबाइल डिज़ाइन है, एनिमेशन डिज़ाइन है, ग्राफिक डिज़ाइन है, ऐसे डिज़ाइन की 15-16 फील्ड्स है जिसमें आप काम कर सकते हो। तो पहले उस फील्ड को समझो, और सारे फील्ड के जो कोई भी अगर आप डिज़ाइन कॉलेज क्रैक करना चाहोगे तो पैटर्न सेम होता है। ठीक है, आपने फील्ड डिसाइड कर लिया कि मुझे ये डिज़ाइनर बनना है। अब देखो कौन कौन सी कॉलेज की अवेलेबिलिटी है, कौन कौन से उसके अच्छे कॉलेजेस है। लाइक निफ्ट है, ठीक है, जो फैशन, टेक्सटाइल, एसेसरी और अपैरल की फील्ड में सिखाता है चीज़ें, और कम्युनिकेशन डिज़ाइन है। फिर एनआईडी है, ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन। तो ये दोनों गवर्नमेंट के कॉलेज हैं, ठीक है, एक टेक्सटाइल इंडस्ट्री का है और एक एचआरडी का है। तो ये दोनों कॉलेजेस में आप अप्लाई करो कि कौन कौन से कोर्स हैं, ठीक है, फिर उसमें खुद को फिट पाओ। उसके बाद उस कोर्स का आप सिलेबस देखो कि उस सिलेबस में क्या पढ़ाया जाने वाला है,
ठीक है। फिर उस हिसाब से उसकी आप तैयारी करो कि अगर एनआईडी है तो एनआईडी क्या क्या मांगता है। जैसे निफ्ट का 2 पैटर्न है, ठीक है। एक क्रिएटिव एबिलिटी टेस्ट होता है जिसमें आपकी क्रिएटिविटी पे आपको जज किया जाता है। दूसरा होता है जनरल एबिलिटी जिसमें आपको मेंटल एबिलिटी पे जज किया जाता है, ठीक है। तो जो क्रिएटिव एबिलिटी वाला टेस्ट होता है वो ज़्यादा मार्क कैरी करता है, 70% लगभग, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, बेसिक आपकी स्केचिंग, ड्राइंग, आपका कलर सेंस, आपका एस्थेटिक्स, आपका पर्सपेक्टिव देखते हैं कि कितना अलग आप विजुलाइज करते हो, कितना दिमाग में आप विजुलाइज कर पाते हो और कितना ड्रॉ करके उसको प्रेजेंट कर पाते हो। इसको विजुलाइजेशन एंड रिप्रेजेंटेशन कहते हैं कि क्या आप पूरी दुनिया को, पूरी एक अलग यूनिवर्स को अपने दिमाग में सोच पा रहे हो, और अगर सोच पा रहे हो तो उसको आप पेपर पे या किसी एक मीडियम पे उतार के दूसरों को कैसे दिखा पा रहे हो। तो पहली चीज़ तो ये अच्छे से प्रिपेयर करो। ये लगभग 50 to 70% कैरी करता है किसी भी क्रिएटिव एग्जाम में, चाहे वो एनआईडी हो, चाहे वो निफ्ट हो, चाहे वो नाटा हो, चाहे वो सेप्ट हो, कोई भी आर्किटेक्चर एग्जाम्स भी होते हैं तो उसमें क्रिएटिव पार्ट को बहुत ज़्यादा तवज्जो दी जाती है। दूसरा पार्ट है जनरल एबिलिटी। जनरल एबिलिटी में क्या आता है, जनरल स्टडीज़ आता है जिसमें आपका जीके और करेंट अफेयर आता है। आर्ट एंड कल्चर आप अच्छे से पढ़ लो, इंडिया का और दुनिया का। पेंटिंग्स पढ़ लो दुनिया में अच्छी खासी, ठीक है। उसके बाद फिर आपका आता है जीके हो गया ना, रीजनिंग आता है, ठीक है। सारी रीजनिंग्स पढ़ लो, बेसिक एसएससी और अंडर एसएससी लेवल की। मैथ्स पढ़ लो कॉम्पिटिटिव की। उसके बाद इंग्लिश आता है, ये सारे निफ्ट में आते हैं। उसके बाद एनआईडी का थोड़ा अलग क्राइटेरिया है। एनआईडी क्रिएटिव पे ज़्यादा फोकस करता है और थोड़ी सी जनरल एबिलिटी और इन सब चीज़ों को करता है। तो बेसिक ये है कि जीके, रीजनिंग, इंग्लिश, मैथ, 4 चीज़ ये तैयार करो। साइड में अपना स्केचिंग, ड्राइंग, कलर सेंस अपना कलर करो, पेंट्स को समझो, मीडियम समझो। तो ये सारी चीज़ें अगर आप एक साथ, मतलब क्योंकि काफ़ी बड़ा सिलेबस होता है, अगर आप किसी भी क्रिएटिव कॉलेज में जैसे निफ्ट और एनआईडी में अप्लाई करना चाहते हो ना, तो आपको बहुत सारे मायने भी जज किया जाता है। जैसे लाइक फॉर एग्जांपल मैं एफटीआईआई के लिए अप्लाई किया, तो उसमें भी एक बहुत बड़ा उनका क्राइटेरिया है जिससे मैं गुजरा हूँ अभी। राइटिंग से लेके पूरी दुनिया का नॉलेज आपको होना चाहिए। तो वैसे क्रिएटिव एग्जाम्स का भी यही होता है, आप ड्राइंग तैयार करो। दूसरी चीज़ जनरल एबिलिटी तैयार करो। ये जब तैयार हो जाए फिर कॉलेज के फॉर्म्स के लिए अप्लाई करो। और फिर उसके बाद सेकेंड स्टेज होता है, अगर इन दोनों में आप सेलेक्ट हो जाते हो तो फिर नेक्स्ट स्टेज में आपको स्टूडियो टेस्ट में बुलाया जाता है। स्टूडियो टेस्ट क्या होता है कि आपको उस कॉलेज कैंपस में बुलाया जाता है, ठीक है, जहाँ पे आप जाते हो, और आपको अलग अलग मटेरियल दिए जाते हैं। जैसे मिट्टी हो गया, क्ले, ठीक है, थर्माकोल हो गया, पेपर हो गया, ठीक है, वायर हो गया, रबर बैंड हो गया। ऐसे ही छोटी छोटी रैंडम चीज़ें जिनसे आप जुगाड़ करके एक काम करने वाली वर्किंग चीज़ बनाओ, कोई मॉडल बना दो, ठीक है। उन्होंने कहा 3D में, तो ये इट्स ऑल अबाउट 3 डायमेंशनल कि कितना आप प्रोडक्ट को डेवलप कर पा रहे हो, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आपको कार्डबोर्ड दे दिया गया, ठीक है, और आपको कहा गया कि कुछ ऐसे यूजफुल चीज़ें बनाओ, एक हेडफोन केस बनाओ। तो मैंने क्या किया, कार्डबोर्ड को काट के, ठीक है, उसमें अलग अलग तरीके से शेप बनाया, साइज बनाया, थीम लिया, इंस्पिरेशन लिया मैंने। जैसे तबला थीम लिया मैंने इसको, ठीक है, तबला थीम से इंस्पायर होकर मैंने पूरा एक हेडफोन बॉक्स बनाया है, ठीक है, जिसको आप पीछे से बजा भी सकते हो, ठीक है, और इसको आप डायल को घुमा भी सकते हो टाइम पास के लिए। तो क्या बना, ये पेपर वेस्ट से बना है, जो कार्डबोर्ड का वेस्ट होता है उससे बना है। बस मैंने जुगाड़ करके इसको एक हेडफोन ईयरफोन बॉक्स में कन्वर्ट कर लिया। तो उनको ये चीज़ें पसंद है कि आप जुगाड़ सिस्टम से क्या आप नया कुछ क्रिएट कर सकते हो जो थीमेटिक लगे और देखने में अच्छा लगे, देखने में अच्छा होना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, एस्थेटिक सेंस होनी चाहिए कि कितना आप कहाँ पे आपको चीज़ें लगानी है, यूज़ करना है। तो ये सारी चीज़ों में अगर आप खरे उतरते हो तो फिर कोई क्रिएटिव कॉलेज आपको एंट्रेंस में, जब आपकी रैंक बनती है उसके बाद, फिर रैंक में आपको जो टॉप के लोग होते हैं, जो क्रीम लेयर होता है, मतलब लाइक प्रोसीजर सिलेक्शन बाकी सारे कॉलेजेस जैसा है, क्रीम लेयर को उठाया जाता है और फिर 4 साल आपको ट्रेन किया जाता है। तो ये किसी भी क्रिएटिव कॉलेज में सिलेक्शन का प्रोसेस है। पहले दिमाग को डेवलप करो, इसको बढ़ाओ कि क्या सोच सकते हो, पूरी यूनिवर्स सोचो अपने, सिर्फ इधर बैठ के आंख बंद करो, पूरी यूनिवर्स तुम्हारे सामने क्रिएट करो दिमाग में ही। इसको विजुअलाइजेशन कहते हैं। जितना विजुअलाइज कर पाओ आप, उतना आपके चांसेस होते हैं कि आप एग्जाम क्रैक कर लोगे, और आपका फील्ड में भी जितना आपका विजुअल स्किल अच्छा होगा, आप फील्ड में भी उतना ही आगे काम करोगे, उतना ज़्यादा आप डाइवर्स सोच पाओगे। दैट्स इट। तो जैसे कि अंशु जी ने बताया, आप समझ ही गए होंगे। बाकी अंशु जी ने भी, तो उनको पहले कुछ नॉलेज था नहीं, इन्हें यूट्यूब से, तमाम चीज़ों से, लोगों से जानकारी इकट्ठा की थी, और आपको कुछ डाउट हो तो आप ऐसा कर सकते हैं। और मेन चीज़ इसमें ये भी है ना कि जैसे इनके बारे में हमने जाना, तो मतलब कि अगर आपके पास पैसे नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी सपने को पूरा नहीं कर सकते। आप सपने पूरा कर सकते हैं। आपके अंदर एक डेडिकेशन होना चाहिए, एक गोल होना चाहिए।
तो अंशु जी के मतलब के बीच में ये मनी कोई मैटर नहीं किया, और वो आते ही आज यहाँ मुकाम में बैठे हुए हैं और एक चीज़ें एक निफ्ट की डिग्री हासिल करके बैठे हुए हैं, बहुत सारी चीज़ें कर भी रहे हैं। तो अगर आप भी आगे बढ़ना चाहें तो जो लोग एक्सक्यूज़ देते हैं नहीं मेरे पास मनी नहीं है, मैं इस बैकग्राउंड से, मैं उस बैकग्राउंड से हूँ, मैं नहीं कर सकता, तो ये चीज़ें सब ऐसे फालतू वाली चीज़ें हैं। अगर आपको कुछ करना है, अगर आप सपनों को जीना चाहते हैं तो आप अपने मन को एकाग्रचित करिए और एक गोल डिसाइड करिए और उसमें लग जाइए, और एक दिन आप मुकाम को जरूर हासिल करेंगे। तो फिर हम अंशु जी से ये बात करना चाहते हैं, क्योंकि मैंने इनको लुक देखा तो दाढ़ी थोड़ा सा बड़ी है और जो बाल हैं थोड़ा सा पीछे चोटी बनी हुई है, तो मैं इसके राज के बारे में जानना चाहता हूँ कि ये आखिर ये आइडिया आया कहाँ से और ये सब कैसे कर लिए। तो आप जैसे थोड़ा दिखाएँ क्या इस साइड, जैसे आप देख सकते हैं छोटी बनी हुई है, तो मुझे इनका लुक ना काफ़ी अच्छा लगा है। तो इनको से ये सब इंस्पायरेशन कहाँ से आया और ये सब कैसे कर लिए? देखो, इनोवेशन की शुरुआत खुद से होती है, ठीक है। आप आइडिया सोचते हो, ठीक है, जैसे मैं फैशन डिज़ाइनिंग बैकग्राउंड का हूँ, तो उसमें फैशन डिज़ाइनिंग ऐसा है कि कोई भी, जैसे सबसे अलग फील्ड इसलिए मानी जाती है कि जो भी हम बनाते हैं वो आप बॉडी पे कैरी करते हो। बाकी के प्रोडक्ट आप हो सकता है हेडफोन हाथ में लो, सुनो, रख दो, ठीक है, लेकिन हम जो क्रिएट करते हैं ना वो आप 24 घंटे बॉडी पे पहनते हो, उठने से लेके सोने तक का, ठीक है। तो हमारा जो बॉडी ओरिएंटेड ज़्यादा है, तो जैसे मैं बीइंग अ फैशन डिज़ाइनर अगर मैं कुछ सोचता हूँ तो मेरे लिए सबसे पहला प्लेटफॉर्म है मेरी खुद की बॉडी, ठीक है। लोग टैटू क्यों बनवाते हैं? अपने थॉट को भाई किसी दूसरे की बॉडी पे जाके थोड़ी टैटू बनवा देंगे। खुद को एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो अपनी बॉडी पे टैटू बनवाते हैं, ठीक है। कोई अगर खुद को एक्सप्लोर करना चाहता है, खुद को शो करना चाहता है, अपने बालों पे कलर करवा लेता है, तो उसका एक तरीका है खुद को एक्सप्रेस करने का। तो मेरा एक जो थॉट प्रोसेस है, जो मेरी लाइफ है, जैसा मैं सोचता हूँ वैसा मैं खुद को उस तरीके से प्रेजेंट करता हूँ, ठीक है। तो मेरा जो थॉट प्रोसेस है इस प्रोसेस का है। मुझे हेयर स्टाइल्स बहुत पसंद है, ठीक है। मुझे हिपस्टर कट बहुत पसंद है। मैंने 35 to 40 हिपस्टर कट कुछ 2-2.5 सालों में अपने ऊपर सारे एक्सपेरिमेंट किए, ठीक है। तो अभी मेरा ऐसा थॉट था कि यार बाल कभी नहीं लंबे किए, लेट्स ट्राई इट, ठीक है। और वैसे भी ऐसी अफवाहें हैं कि एक फैशन डिज़ाइनर और तुमने बाल लंबे नहीं किए तो क्या फैशन डिज़ाइनर हो फिर, ठीक है। तो बाल उसी वजह से थोड़े से ऐसे लंबे हो गए। अब अच्छा लगा तो कैरी कर रहे हैं, फिर कुछ और एक्सपेरिमेंट करेंगे, कभी ब्लू करवा लेंगे, ठीक है। तो मतलब ये चलता रहता है कि महज मांजरेकर को देखोगे, अभी कल मैं इंटरव्यू देख रहा था, बहुत बढ़िया सा उन्होंने लुक ट्राई किया है, बिल्कुल नया लुक। तो क्रिएटिव लोगों को और कुछ नहीं चाहिए, अपना एक्सप्लोरेशन करने के लिए एक प्लेटफॉर्म चाहिए, तो अपनी बॉडी अच्छा प्लेटफॉर्म है, ठीक है। उसमें कोई बंदिशें नहीं है, तुम टैटू करवा लो, तुम बाल लंबे कर लो, तुम दाढ़ी रख लो, ठीक है। तो एक आपके लुक में ऐड करता है, तो एक्सपेरिमेंट करते रहो। थोड़े दिन बाद बोर हो जाओ, हो सकता है मैं थोड़ी दिन बाद इस हेयर स्टाइल से बोर हो जाऊंगा, मैं कुछ और कर लूँगा, ठीक है। तो इट्स अ कीप ऑन प्रोसेस कि आप करते हो एक्सपेरिमेंट और सीखते हो और एंजॉय करते हो उसको, इसलिए आई लव माई हेयर स्टाइल। तो जैसे आपने अंशु जी के हेयर स्टाइल के बारे में जाना, और अब हम और भी कुछ चीज़ जानेंगे जो इनके जो घर में जब आए तो बहुत सारी क्रिएटिविटी चीज़ें यहाँ रखी हुई हैं, तो हम उनके बारे में जानेंगे कि ये सब थॉट कैसे आया और ये सब चीज़ें कैसे की, और अपना ये रूटीन कैसे इसमें बीच में लगाते हैं, ये सब चीज़ों के बीच में। तो जानते हैं, चलो हम ले चलते हैं आपको डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ के बारे में जो यहाँ रखी हुई हैं दिखाते हैं। हाँ, तो अंशु जी बताइए ये क्या है? ये मुझे समझ में नहीं आ रहा, लेकिन क्या है, ट्राईपोड में है। और ओके, तो ये मेरा, मैं क्या कह सकते हो, इसका नाम मैंने वायो दिया है, ठीक है, क्योंकि सोनी वायो का मैंने जुगाड़ से कहीं से इसका लोगो टपाया है, ठीक है। और मैंने टोटली इसमें अगर आप देखोगे ना तो टोटल डिफरेंट काइंड ऑफ अलग अलग जितने भी एलिमेंट्स हैं ना, लाइक कोई साइकिल की जो बॉल बियरिंग होती है उसके जो छर्रे होते हैं वो है, कोई हेडफोन का जो ईयरबड है वो है, ठीक है, कोई छोटा सा ट्राइपॉड है। और ये जो है ये ऑटोमोबाइल में लाइट यूज होती है, ये वाली जो ऑरेंज कलर की दिख रही है, तो पूरा लाइट का सेटअप था जो ऑटोमोबाइल के अंदर यूज होता है, उसको मैंने जुगाड़ से इधर उधर करके एक कैरेक्टर में डेवलप किया है। इसके अंदर एलईडी वगैरह लगाई है, तो सारे एलिमेंट्स अलग अलग जगह से जुगाड़ करके बस चिपकाए गए हैं एक दूसरे के साथ, और नीचे ट्राइपॉड लगा दिया गया है, ठीक है। तो जुगाड़ से बना इस कैरेक्टर है, इसका नाम वायो है। क्या बात है, बहुत ही शानदार है। और फिर हम आते हैं इधर, एक जो रखा हुआ है ये समथिंग, इसको क्या बोल सकते हैं, जो ये पिरामिड टाइप का है, क्या है? ये बुर्ज खलीफा का मिनिएचर है, और ये दुबई से, मतलब स्पेशली बुर्ज खलीफा के अंदर ये बिकते हैं, तो मेरा एक फ्रेंड लाया था मेरे लिए। और उसके नीचे जो मैंने जो बेस दिया है वो एक्चुअली हेडलाइट्स होती हैं, ओके, जो
उसको मैंने तोड़ के उसके अंदर का निकाल के उसको पूरा एक थीम के साथ जा रहा है वो पूरा उसके साथ, तो इसलिए मैंने उसको रखा है ताकि मेटालिक फीलिंग आए। हम पीछे आते हैं तो देखते हैं कि ये कोई एक समथिंग एक बड़ी सी पेंटिंग बनी हुई है और इसमें ये कुछ नाक से ले रहा है, नशे टाइप का है। मुझे तो ऐसा समझ में आ रहा है जैसे कि इसमें कोई ड्रग्स ले रहा हो, लेकिन अंशु जी बताएंगे आखिर ये एक्चुअल में है क्या। ओके, तो इस पेंटिंग का नाम है द स्नॉडर। स्नॉडर मतलब कि द वन हु स्नोड्स, और ये एक एस्ट्रोनॉट है जो पूरी गैलेक्सी को स्नॉड कर रहा है। मतलब गैलेक्सी के जितने भी पार्टिकल है इसके अंदर इतनी क्षमता है, इतनी पावर है, वो शो करना चाहता है कि आई कैन इनहेल ऑल द गैलेक्सीज। गैलेक्सी की जितने भी पार्टिकल्स है ना, मैं खुद अपने अंदर लेके और मैं खुद में एक गैलेक्सी बन सकता हूँ, मैं खुद में एक यूनिवर्स हूँ। ठीक है, तो दैट्स वाई इट्स कॉल्ड द स्नॉडर। तो इसको आपने बनाया है? जी हाँ। बहुत सही। और जो ये बगल में ये पेंटिंग ये कुछ झांक रहे हैं लोग, दो लोग, ये शायद ये कौन है समथिंग? ये एक्चुअली पोस्टर है चार्लिंग चैपलिन की, एक मूवी थी द किड करके, तो उसका एक पोस्टर समझ लो, मेन फेस था ये। तो मुझे बहुत पसंद है चार्ली चैपलिन, तो मैंने एक छोटा सा ट्रिब्यूट दिया है अपने स्टूडियो में इनको बना के। और ये फोम शीट पे पूरा बना है चारकोल से। बहुत ही अच्छी पेंटिंग है। और इसके बाद हम आते हैं इधर, ये यहाँ पर कुछ मछलियाँ भी हैं और शायद दो मछलियाँ हैं और इनके बारे में अंशु जी बताएंगे कि इनका नाम क्या है और ये कैसी हैं। वैसे देखने में तो बहुत कलरफुल लग रही हैं, अच्छी लग रही हैं, क्यूट सी लग रही हैं, अच्छा लग रहा है। तो अंशु जी बताइए ये सब मछलियाँ यहाँ पर घर में कैसे आई? ओके, तो जैसे दिस इज चार्ली। ओके, द ब्लू वन इज चार्ली एंड ही इज अ मेल फिश। और मैं इसको तब लाया था मैं जब ज़िंदगी के अपने सबसे डिप्रेसिंग टाइम पे था, जब स्ट्रगल मेरा बहुत ज़्यादा हो गया था और फिर कुछ समझ में नहीं आ रहा था, तो मैं इसको लाया और इसके आने के बाद मेरी ज़िंदगी में बहुत सुधार आया। तो और मुझे चार्लिन चैपलिन बहुत पसंद थे। और इसकी एक और कहानी है कि मेरा थॉट था कि जब भी मैं कोई फर्स्ट पेट लाऊंगा तो उसका नाम चार्ली रखूँगा, और बाई डिफ़ॉल्ट ये मेरी जो फर्स्ट पेट है वो फिश हुई। दैट्स वाई आई कॉल्ड हिम चार्ली, एंड चार्ली चैपलिन बहुत फेवरेट थे मेरे, तो इसलिए इसका नाम चार्ली है। और ये जो ये दूसरी है ये, अच्छा, ये दूसरी वाली फीमेल फिश है, इसका नाम हेलन है। और चार्ली को आए कुछ 3 महीने हो गए, तो चार्ली अकेला था, तो ऐसा था कि चार्ली को एक मतलब मेट देनी है। तो मैं वैलेंटाइन डे के दिन गया और इसका प्रॉमिस पूरा किया कि भाई तेरे लिए गर्लफ्रेंड लाऊंगा। तो मैं इसके लिए गर्लफ्रेंड लेके आया और पहली बार जब मैंने देखा तो मुझे हेलन की याद आई। ठीक है, बिल्कुल ऐसी ही हेलन थी, बहुत बड़ी एक्ट्रेस थी वो, सलमान की माँ। ठीक है, वो एक्ट्रेस हैं। ठीक है, तो उनके नाम पे मैंने इसका नाम दिया हेलन। और फिर वैसी ही है, ये बहुत चुलबुली सी है, बहुत एक्टिव सी है और बहुत प्यारी सी है। तो जैसे कि एक इंसान का जो एक टाइम होता है तो इन्हीं के बीच में बीतता है, उनसे बातें करना, उनको देखना, तो काफ़ी अच्छा लगता है। और हम नीचे आते हैं तो एक ये चीज़ें रखी हुई हैं, इनके बारे में सूजी बताइए, आखिर है क्या? ये टेराकोटा से मैंने एक हैंड स्कल्पचर बनाया है पूरा। और ऐसा कुछ था कि जब इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो पुरानी मूर्तियाँ निकलती थी, ठीक है, तो एक द प्रीस्ट करके मूर्ति निकली थी, तो उससे इंस्पायर होकर मैंने एक ऐसा फील दिया है कि मतलब खुदाई से निकली हुई मूर्तियों वाला फील देने के लिए मैंने टेराकोटा से इसको बनाया। और इंस्पिरेशन ली गई है इंडस वैली सिविलाइजेशन से। और बगल में ये कुछ प्रॉप्स हैं, ये शायद ये भी खरीदी हुई हैं, तो ये सारे थोड़े खरीदे हुए, थोड़े जुगाड़ किए हुए हैं। ये जो छोटा वाला ये है, ये हाथ से बनाया हुआ है, बाकी सीपियाँ हैं अलग अलग जगह से, ये बनारस का वुड क्राफ्ट है ये वाला, ये दोनों। तो ऐसे जुगाड़ कर करके चीज़ों को एक मतलब स्वरूप दिया गया है। और मैं नीचे देखता हूँ, इसके नीचे जाएंगे तो यहाँ पर एक कुछ ये भी रखा हुआ है। और इसके बारे में बताइए अंशु जी, ये क्या है? ओके, तो ये जो करेक्टर है, ये मैंने एक कबाड़ी के यहाँ में गया था ऐसे, और मैंने साइकिल की गद्दी जो होती है, ठीक है, उसका जो बेस होता है उसको पड़ा हुआ पाया, और मैंने यही करेक्टर को विजुअलाइज किया उस समय कि यार इससे तो ये करेक्टर बन सकता है। तो उस समय बम्बल भी एक मूवी आई थी, तो बम्बल बी का जो करेक्टर था, मैंने उस करेक्टर को उठाया और साइकिल की गद्दी में फिट किया और जुगाड़ कर करके पूरा इसको, ठीक है। एक मैंने ब्लैक बम्बल बी, इसको मैं ब्लैक बी बोलता हूँ, ब्लैक बम्बल बी, ठीक है। तो ये ब्लैक काइंड ऑफ बम्बल बी है, एक बी का शेप, बी करेक्टर से इंस्पायर्ड है, ठीक है, जो बीज होती हैं, और फिर अलग अलग तरीके से इसको मैंने करेक्टराइज किया है। और हम आते हैं बगल में देखते हैं तो एक ये ट्राईपोड है, और ट्राईपोड में नीचे ये कुछ लाइट टंगी हुई है, और एक नीचे एक आदमी सो रहा है, और नीचे एक कछुआ है।
तो इसको बताएंगे, ये सब चीज़ें आपने खुद बनाई हैं या? हाँ, ये जो लैंप है ये मैंने खुद बनाया। एक्चुअली दिस लैंप इज वो जो गाड़ियों का ऑयल फिल्टर होता है ना, हाँ, हाँ, हाँ। तो गाड़ियों का जो ऑयल फिल्टर लगता है बाइक में, वो उसका ऑयल फिल्टर है। मैं इसको जला के दिखाता हूँ। वाह, ये तो बहुत अच्छा लग रहा है देखने में, क्या बात है। हाँ, तो ये बहुत प्यारी सी रोशनी देता है। ये ऐसे कूड़े में पड़ा हुआ था। मैं लखनऊ में था उस समय, वहाँ पे कहीं चौराहे पे मैंने इसको पड़ा हुआ पाया था, तो बस लगा कि इससे कुछ बन सकता है, तो रख लिया और फिर ये बनते बनते आज लैंप बन गया है। क्या बात है। और ये आदमी इसी लाइट में सो रहा है, शायद ये आपने लगता है इसको बनाया होगा। हाँ, मैंने स्कल्प किया है और ये यूनिवर्स को दिखाता है, मतलब ऊपर की ओर दिखाता है, आसमान की ओर। बहुत सही, देखो कितनी क्रिएटिविटी वाली चीज़ें हैं यहाँ पर। और ऊपर आते हैं, एक पेंटिंग भी लगी हुई है, तो ये पेंटिंग क्या आपने बनाई है? हाँ, ये एक्चुअली पेंटिंग नहीं, ये एब्स्ट्रैक्ट है। ये सर्फ बोट होता है ना, सर्फ बोट जिसमें सर्फिंग करते हैं लोग, तो ये सर्फ बोट के शेप का है। और ये सारा मैंने पॉलीविनाइल पे किया है। ये इसको हम लोग करते हैं पोरिंग आर्ट, ठीक है। कलर पोर करते हैं, ठीक है, और उसको हम लोग पकड़ के पूरा बोट घुमाते हैं, ठीक है। तो कलर जैसे मूव करता है, खुद ब खुद सारे कलर शेप लेते हैं। तो इन सारे कलर से खुद ब खुद शेप लिया है और ये ऐसी बनी है। बहुत सही। तो देखो अभी हम ये भी यहाँ पर कुछ बनाया हुआ है, और यहाँ से खिड़की है और खिड़की से सनलाइट आ रही है, और सनलाइट से जो ये पॉलीथीन लगी हुई है या पन्नी जो भी लगी हुई है, उससे ये इफ़ेक्ट निकल के आ रहे हैं। एक रेड है, ब्लू है और येलो है, और इसमें महात्मा बुद्ध जी हैं बैठे हुए हैं। और यहाँ पर 3 लोग तो ऐसे हैं कि एक तो शायद गंदा देखना मना है और बुरा मत सुनो, बुरा मत कहो, और एक तो आराम से बैठा हुआ है, शायद बौद्ध होगा। और देने कुछ एक चीज़ रखा हुआ है जिसमें महात्मा बुद्ध बने हुए हैं, और यहाँ पर एक मनी प्लांट लगा हुआ है, और पीछे ये एक पेड़ बना हुआ है जिसमें शीशे के कुछ ये सिंबलाइज करता है महात्मा बुद्ध को, जिस ट्री के नीचे उनको एक ट्री के नीचे, मतलब वट का पेड़ था, उसके नीचे इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था, ठीक है। उसको बौद्ध वृक्ष कहते हैं, बोधि वृक्ष। तो ये सिंबलाइज करता है बोधि वृक्ष को, कि उसके नीचे मिलकर महात्मा बुद्ध को ज्ञान मिला था। और ये जो सारे बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, दे आर लाइक बेबी मॉम्स, जिनको महात्मा बुद्ध ने फर्स्ट सेरेमन दिया था, ठीक है, अपने भिक्षुओं को बिठा के, जहाँ पे फर्स्ट सेरेमन दिया था। इट सिंबलाइज दैट। और ये उन लोग का बहुत बड़ा एक बेल काइंड ऑफ चीज़ होता है जिसमें महात्मा बुद्ध बने होते हैं, और ये एक पॉजिटिविटी को चारों तरफ से आपके लाता है, ठीक है। और इस बौद्ध जो बुद्धिज़्म है उसमें बेल्स का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। किसी भी स्तूप में जाओगे आप या उनके किसी जगह, तो एक बेल होती है, उसका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस होता है। तो ये बेल वो सिंबलाइज करती है। और ये हाथ शायद महात्मा बुद्ध का ही है, और ये हस्त मुद्रा है, ठीक है, इसको ज्ञान मुद्रा कहते हैं, ठीक है। ये मैंने खुद से बनाया थर्माकोल से कास्टिंग करके, ये थर्माकोल से बना हुआ है पूरा। फिर मैंने ब्लैक कलर से इसको पेंट किया है, तो इट्स कॉल्ड द ज्ञान मुद्रा, ओके। और ये यहाँ पर एक मनी प्लांट लगा हुआ है जो कि बहुत ही अच्छा लग रहा है। और ये एक बोतल है, और ये ओल्ड मोक रम आता है, उसकी बोतल है ये। बहुत प्यारी लगी थी मुझे, तो मैं लेके आया था। और बगल में एक बच्चा है, कोई मस्ती कर रहा है। इस बच्चे के बारे में कहानी बताएंगे कि ये शायद मेरे ख्याल से ये खरीदा हुआ है? नहीं, ये बनाया हुआ है। ये ऑडियो कैसेट आती थी पहले, ठीक है, उसको मैंने जुगाड़ करके, ये सारे एलिमेंट अलग अलग हैं, ठीक है, मैंने अलग अलग एलिमेंट को ला के जुगाड़ करके और एक मीनिंगफुल कुछ चीज़ में कन्वर्ट किया है। बहुत सही, ये तो बहुत अच्छा मस्ती वाला लग रहा है, बच्चा काफ़ी मस्ती कर रहा है। एक यहाँ पर ये साइकिल भी रखी हुई है, ये भी लगता है बनाई हुई है। और यहाँ पर कई क्रिएटिविटी चीज़ें हैं जो रखी हुई हैं, जो बनाई गई हैं। बहुत से लोग क्या करते हैं, मार्केट से खरीद के लाते हैं, कुछ लोग होते हैं जो घर में ही खुद का क्रिएट कर लेते हैं। तो ये साइकिल ई रिक्शा टाइप, मतलब ई रिक्शा क्या, पैडल वाला रिक्शा है, और काफ़ी अच्छा लग रहा है। ये भी इस टाइप की ये कलरफुल यहाँ पर एक रखी हुई है। ये एक पेंटिंग है जो घर की शोभा बढ़ाती है, और काफ़ी अच्छी है, सर डिजिटल ही है। हाँ, और बगल में हम देखते हैं कि यहाँ पर शंकर जी की मूर्ति बनी हुई है, और ये जल रही है, इसमें ये पानी निकल रहा है, और ये तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। एक घर के कॉर्नर पर रखा हुआ है जो, और ये गेट का एंट्री है, यहाँ से एंट्रेंस है, और यहाँ से लोग आते हैं। और ये इंटरेस्ट में आने के बाद ये चीज़ें आपको मिल जाएंगी देखने में, तो काफ़ी अच्छा है। पानी निकल रहा है, शंकर जी इसमें
एक जो हिमालय काइंड ऑफ होता नहीं तो वैसे ही इसमें एकदम फीलिंग आ रही है हिमालय टाइप की चीज़ें हैं। और यहाँ पर कुछ पत्थर रखे हुए हैं। तो ये बताएंगे ये आपने क्या खुद बनाया है? जी हाँ। तो इसका विचार कैसे आया था, कैसे आइडिया आया कि हमें ऐसे बनाना है? एक्चुअली मेरे दिमाग में एक थॉट आया था कि मतलब कैलाश पर्वत हो, उस कैलाश पर्वत से भगवान शंकर का मतलब ऐसे फेस निकल रहा हो, ठीक है। तो आइडिया आया और फिर थर्माकोल उठाया, मैंने डेवलप करना शुरू किया। तो उसको 3 पार्ट में डेवलप किया कि कैलाश पर्वत, उससे भगवान शंकर का फेस बाहर आ रहा हो। और फिर आइडिया आया कि नहीं उसमें पानी डालते हैं और जो पानी गिरे और वापस से सर्कुलेट होके जाए, तो मतलब जलाभिषेक काइंड ऑफ है, ठीक है। तो कल शिवरात्रि है तो हम इसको चला के रखेंगे, वो खुद ब खुद ये जलाभिषेक करता है। वो एक बार आप पानी डाल दो और ये ऑटोमेटिक रोटेट करता है। ये तो कुछ 2 महीने लगे थे इसको बनाने में। तो आपका बहुत ही अच्छा क्रिएशन है और देख के बहुत अच्छा लगा। और ये सस्टेनेबल बहुत है, अभी 2 साल हो गए, 2-2.5 साल हो गए इसको बने हुए। 2019 में बनाया था मैंने, तो अभी 2.5-3 साल जितने हो गए हैं, बट इट्स वर्किंग वेरी गुड। और उसके बगल में एक लैंप रखी हुई है, लैंप शायद ये भी कुछ बनाई ही हुई है क्योंकि क्रिएटिविटी इसमें समझ में आ रहा है। हाँ, ये एक्चुअली ट्रक का ऑयल फिल्टर से बना है। ट्रक में ये ऑयल फिल्टर यूज़ होता है और उसका मैंने बेस बनाया है और जुगाड़ से मैंने अलग अलग एलिमेंट्स ला के, और फिर ये स्ट्रीट लैंप पे ये लगा होता है, तो वहाँ से मैंने इसको उठाया था और इसको इस तरीके से मैंने अपने घर में एक छोटी सी जगह दी इस तरह बना के। और यहाँ पर और भी चीज़ें देख सकते हैं कि यहाँ पर ये समथिंग ये क्या रखा हुआ है? ये एरोमा डिफ्यूज़र है। इसमें आप अंदर धूप रखते हो तो ये छोटे छोटे छेद हैं, वहाँ से पूरे से धूप बाहर आता है, धुआं, और फिर ऊपर सेग्रीगेट होकर ऊपर की ओर जाता है। ये शायद एक लकड़ी का एक गुटका है। ये वुडन असली वुड एंट्री है। और ये बगल में एक लैंप रखी हुई है और ऐसे ही यहाँ पर हम आते हैं, देखते हैं ये कुछ बोतल रखी हुई है। कुछ जरूर अभी नहीं। तो अभी लाइट जलने वाली है। लाइट जले तो पड़ी। तो जैसे देख सकते हैं यहाँ से भी कुछ क्रिएटिविटी समझ में आ रही है। और इसमें चाबी गुच्छे हैं और इसके नीचे हम आते हैं तो देखते हैं कि यहाँ पर कुछ बोतल्स रखी हुई है। अभी ये तो हमारे नज़र में तो ये भैया कुछ शराब का समथिंग बोतल है, लेकिन इसके बारे में अंशु जी बताएंगे ये एक्चुअल में है क्या और ये इसमें आइडिया कैसे आया। और ये काफ़ी अच्छा लग रहा है, मतलब कि घर की शोभा बढ़ा रहा है आपकी। तो अंशु जी बताइए ये क्या है? मुझे कांच की बोतलों का बहुत शौक है, ठीक है, और मुझे पैकेजिंग बहुत ज़्यादा पसंद है। तो ये ऐसे फ्रेंड्स लाते हैं, कोई अगर गया पार्टी वार्टी किया तो बॉटल मेरे लिए लेके आता है। कोई बढ़िया सी स्पेशल सी अगर एंटीक सी बॉटल दिखती है तो वो मेरे लिए लेके आता है। तो जैसे ये मैकलन है, ये कुछ 75,000 की आती है दारू। तो एक दोस्त ने पार्टी की थी तो बॉटल थी तो उसको पता था, तो मेरे लिए बॉटल लेके आई है। और मैं बॉटल का कलेक्शन करता हूँ, मुझे बहुत पसंद है कांच की चीज़ें। तो ये चीज़ें बहुत अच्छी लग रही इसको बंद। अब चलते हैं हम एक दूसरे कॉर्नर पे, जहाँ पर एक बहुत खूबसूरत सी लाइट जल रही है और इसमें हम एक साउंड है जो हम हिंदी फिल्मों में देखते थे, पुरानी फिल्मों में, तो ग्रामोफोन कहते हैं, ग्रामोफोन जिसको बोलते हैं। और ये रखा हुआ है यहाँ पर, और एक बढ़िया सी गाड़ी रखी हुई है जो भी ये पुराने ज़माने को, हाँ मुझे मेरे हिसाब से पुराने ज़माने को ये एक विंटेज कार है ये, जो मेरे एक स्टूडेंट ने गिफ्ट की थी। तो ये सारी चीज़ें स्टूडेंट्स को भी मेरे पता है कि सर को क्या पसंद है, तो मुझे ऐसे गिफ्ट मिलते रहते हैं छोटे छोटे। तो ये वाकई में बहुत अच्छा लग रहा है और एक शोभा बढ़ा रहा है। और जो लाइट लगता है ये बनाई हुई है, हाँ ये लैंप बनाया गया है, ये भी रिसाइकल्ड है पूरा। जो टिन के छोटे छोटे डब्बे निकलते हैं उसको, उसके ऊपर जो इसकी नारियल के जूट की रस्सियाँ होती है, नारियल और जूट की, उसको वायर करके फिर ऊपर एक संगमरमर का पूरा है वो मार्बल का पीस है, जो कॉलेज के टाइम पे क्राफ्ट किया था मेरे एक सीनियर ने, तो उन्होंने मुझे गिफ्ट कर दिया, तो मैंने उससे इंस्पायर होकर एक लैंप बना दिया। तो आप देख सकते हैं कितना अच्छा यहाँ सुबह बढ़ा रहा है। और ये गाड़ी भी है, एक ये भी पेंटिंग है जो बनी हुई है और इसको भी उसको नहीं बनाया था। और ये जोकर शायद इसमें चिपकाया गया है, हाँ बाहर से चिपकाया गया है। यहाँ पर एक कॉर्नर में मंदिर भी है, इसमें गणेश जी की मूर्ति है और बगल में एक लैंप रखा हुआ है जो रोशनी दे रहा है, जो बहुत ही ब्यूटीफुल एक एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहा है, लाइट इफेक्ट क्रिएट कर रहा है। और हर घर में कुछ ना कुछ होना चाहिए जिसमें पूजा कर सकें। एक इससे क्या एक आध्यात्मिक होना भी थोड़ा बहुत ज़रूरी है, जिसमें इससे दिमाग शांत रहता है, या कुछ एक भगवान के प्रति एक श्रद्धा भी होना चाहिए। आप जो भी काम कर रहे हैं लेकिन उस काम के साथ साथ ना आपको भगवान के प्रति भी श्रद्धा रखनी चाहिए।
तो यहाँ पर गणेश जी बहुत कूल लग रहे हैं और बहुत ही अच्छा लग रहा है। इस प्रकार हमने अंशु जी के जो घर में जो चीज़ें हैं उनके बारे में जाना, हमें बहुत अच्छा लगा और आपको भी शायद कुछ इससे इंस्पिरेशन मिले, आप कुछ करना चाहें, क्योंकि जब खाली टाइम होता है तो ये सब चीज़ें करते रहिए और कुछ क्रिएटिव आइडियाज़ लाते रहिए और ये सब चीज़ों को बनाते रहिए। इससे आपके मन को एक तसल्ली मिलेगी। और जैसे कि फील्ड निफ्ट है तो उसमें सभी चीज़ किया जाता है, वो तो ऑब्वियस सी बात है, तो करेंगे ही। तो अगर आप इस चीज़ में निफ्ट में या किसी में कुछ करना चाहते हैं और किसी फील्ड में, तो आप अपना डेडिकेशन अच्छा करिए। और कोई भी गोल होता है इंसान का, अगर उसमें अपने 100% अगर आप देंगे तो ज़रूर उसमें सक्सेस होंगे। हो सकता है कुछ टाइम लगे लेकिन आपको सफलता ज़रूर मिलेगी, क्योंकि ऐसे काम जब कोई करता है तो उसी का नाम होता है। क्योंकि सफल वही होते हैं जो उसका प्रयास करते हैं, जो प्रयास ही नहीं करेंगे तो कभी जीवन में सफल होंगे ही नहीं। क्योंकि जो घर से निकले ही नहीं तो बाहर निकलेंगे क्या, वो बाहर कुछ करेंगे क्या, क्योंकि वो घर में ही रहेंगे तो कुछ कर ही नहीं पाएंगे। तो यही है। और हमें अंशु जी से मिलकर बहुत अच्छा लगा और हमने आपको यहाँ की चीज़ों के बारे में दिखाया। तो ऐसे ही हमें बहुत अच्छा लगा, इसलिए हम सोचा कि चलो आपको भी दिखा देते हैं। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।